Hello everyone. So today we will discuss about the topic organizational buying. So in our previous video we discussed about consumer buying behavior and today we will discuss organizational buying. So consumer buying behavior क्या था कि एक जो पर्टिकुलर पब्लिक में इंडिविजुअल है वो कैसे ये डिसाइड करता है कि उसे कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है एंड उसे कैसे परचेज करता है, यूज करता है, वो हमारा क्या था, कंज्यूमर बाइंग था. आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग, यानी कि एक इंडिविजुअल बाय नहीं कर रहा, एक ऑर्गेनाइजेशन बाय कर रही है. एक बिजनेस जब प्रोडक्ट को खरीदता है तो उसकी क्या प्रोसेस होती है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, आज हम वही डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन. द बिजनेस मार्केट कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन दैट एक्वायर गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट आर सोल्ड, रेंटेड और सप्लाइड. सो अब हमारी बिजनेस का मेन वर्क क्या होता है, बिजनेसेस क्या होते हैं जो हमारे लिए, कस्टमर्स के लिए क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सर्विसेज बनाते हैं और हमें वो प्रोवाइड करते हैं. सो हम उनसे बाय करते हैं बट वो भी तो किसी से बाय करते हैं. जब वो प्रोडक्ट बनाते हैं, सर्विसेज बनाते हैं तो उनके लिए उन्हें भी कुछ रॉ मटेरियल की जरूरत होगी, मशीनरी की जरूरत होगी, इक्विपमेंट की जरूरत होगी, जिसको यूज करके वो हमारे लिए एक फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं एंड वो हमें प्रोवाइड करते हैं. सो हमारे बिजनेस मार्केट क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने फिनिश प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जिसे वो कस्टमर्स में सेल करते हैं, पब्लिक में सेल करते हैं, रेंट पे देते हैं, उन्हें बनाने के लिए जब वो परचेजिंग करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग. फॉर एग्जांपल अगर हम बिस्किट बनाते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि शुगर भी चाहिएगी या फिर फ्लावर भी चाहिएगा. सो जो भी चीजें हमें, फ्रेगनेंसेस चाहिएंगी, जो भी चीजें हमें चाहिएंगी, हम क्या करेंगे, उन्हें बाय करेंगे, उनकी कंप्लीट प्रोसेसिंग करेंगे और उसके बाद हमारे पास फिनिश प्रोडक्ट तैयार होता है. सो उसे बनाने के लिए जो जो चीजें एक बिजनेस खरीदता है उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस बाइंग. अब बिजनेस बाइंग और कंज्यूमर बाइंग में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि कंज्यूमर जो है वो एक प्रोडक्ट खरीदता है, 2 यूनिट खरीदता है, 10 यूनिट खरीदता है. बट एक ऑर्गेनाइजेशन जब खरीदती है तो वो नंबर्स, थाउजेंड्स ऑफ यूनिट खरीदती है, लार्ज यूनिट खरीदती है ताकि वो लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन कर सके. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स, इन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम ऐसे डिस्कस करेंगे कि ये कंज्यूमर मार्केट से कैसे डिफरेंशिएट भी करती हैं. फर्स्ट इज फ्यूअर बट लार्जर बायर, कि हमारे जो बिजनेसेस होते हैं ना वो उनके बायर्स कम होते हैं. यानी कि हम, ऐसा नहीं है कि बहुत डायरेक्ट हमसे डील नहीं की जाती. अब एक बिजनेस है वो ऐसा तो है नहीं कि आप किसी भी प्रोडक्ट को खरीद रहे हो. फॉर एग्जांपल अगर आप पार्ले-जी खरीद रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि आप पार्ले-जी के बिजनेस पे जाके वहां से आप 1 पैकेट लेके आ रहे हो, 10 पैकेट लेके आ रहे हो. आप शॉपकीपर से लेते हो, आप रिटेलर से लेते हो. तो एक बिजनेस के अंदर कम बायर होते हैं लेकिन जो बाय करते हैं वो लार्जर होते हैं. जो ऑर्गेनाइजेशंस बाय करती हैं वो क्या करती हैं, लार्ज अमाउंट बाय करती हैं. जैसे होलसेलर्स उनसे खरीदते हैं तो वो सारा स्टॉक खरीद लेते हैं, उसके बाद वो कुछ रिटेलर्स को डिवाइड कर देते हैं एंड उसके बाद हमें वो रिसीव होता है. सो कम बायर्स होते हैं बट लार्ज बायर्स होते हैं. क्लोज सप्लायर कस्टमर रिलेशनशिप, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनकी जो रिलेशनशिप है ना सप्लायर के साथ और उनके कस्टमर के साथ बहुत स्ट्रांग होती है. क्यों? क्योंकि उनके सप्लायर क्या होते हैं, अगर सप्लायर नहीं, अगर हम सप्लायर जो है प्रोडक्ट देंगे नहीं, रॉ मटेरियल देंगे नहीं तो हम प्रोडक्शन नहीं कर सकेंगे. इसलिए हमारे सप्लायर के साथ अच्छे रिलेशन होना जरूरी है. एज वेल एज हमने देखा कि उनके जो बायर होते हैं, कस्टमर होते हैं, वो भी ज्यादा नहीं होते, स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप होता है. यानी कि बहुत कम लोग होते हैं बायर्स में, जैसे होलसेलर्स होते हैं और वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. सो उनके साथ भी उन्हें अच्छे रिलेशन बना के रखने होते हैं. बिकॉज ऐसा नहीं है कि ये चला गया तो दूसरे और आ जाएंगे. हम एक रिटेल स्टोर पे डील नहीं कर रहे, एक बिजनेस डील कर रहे हैं. सो उनके कस्टमर्स के साथ भी और उसके सप्लायर के साथ भी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस होते हैं. देन प्रोफेशनल परचेजिंग, कि जब भी हम कुछ परचेज करते हैं एक बिजनेस के अंदर, सो हमारी प्रोफेशनल परचेजिंग होती है. जब एक कंज्यूमर परचेज करता है तो हम किसी एक्सपर्ट को अपने साथ नहीं लेके जाते हैं कि मुझे एक टूथपेस्ट चाहिए तो मैं एक्सपर्ट को लेके जा रही हूँ कि मुझे ये खरीदनी, आप बताइए कौन सी बेस्ट रहेगी. बट अगर एक बिजनेस बाय कर रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन बाय कर रही है, सो वो पूरी एक्सपर्ट की नॉलेज देख के, जो हमारे स्पेशलाइज्ड पर्सन हैं वो स्टडी करके उसके बाद परचेजिंग की जाती है. यानी कि प्रोफेशनल पीपल्स जो हैं, जिनकी उसके बारे में नॉलेज है, वो बाइंग डिसीजन लेते हैं. सेवरल बाइंग इन्फ्लुएंसेस, उनके जो इन्फ्लुएंसेस होते हैं, यानी कि वो डिसीजन लेते हैं जबकि उन्हें बाय करना है या नहीं, उसको नंबर ऑफ फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, नंबर ऑफ थिंग्स इन्फ्लुएंस करती हैं कि हमें कितनी प्रोडक्शन करनी है, हमारी डिराइव्ड डिमांड कितनी है, हमें किस टेक्नोलॉजी पे वर्क करना है, कितनी क्वांटिटी बनानी है, कितनी क्वालिटी बनानी है, कस्टमर्स की डिमांड कितनी है. सो नंबर ऑफ फैक्टर पे डिपेंड करता है कि हमें कितनी बाइंग करनी है. देन
मल्टीपल सेल्स गोल, कि जब आप क्या करते हो, सेलिंग करते हो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आप बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ सेलिंग करते हो, आपके नंबर ऑफ बायर को सेलिंग लार्ज अमाउंट होती है। सो आपका ऐसा नहीं है कि उसने बोला और आपने भेज दिया सामान, नंबर बहुत ज्यादा कॉल्स होती हैं, बीच में एक कंप्लीट फाइन ट्रांजैक्शन होती है जिसमें हर चीज पहले से प्री डिसाइडेड होती है कि वो कितनी अमाउंट आएंगी, कितनी क्वालिटी के आएगा, कब आएगा, कैसे डिलीवरी होगी, किस टाइम डिलीवरी होगी, उसके लिए नंबर ऑफ सेल्स कॉल की जाती हैं। देन डिराइव डिमांड, कि बिजनेस की डिमांड क्या होती है, डिराइव डिमांड होती है। फॉर एग्जाम्पल कि ये जो हमारे बिजनेसेस क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। सो बिजनेस है ये एक, इसने प्रोडक्ट बनाया किस चीज के लिए, कस्टमर के लिए, ये कस्टमर्स को सेल करते हैं। सो बिजनेस की डिमांड कि ये कितना प्रोडक्ट बनाएंगे वो किस पे डिपेंड करता है कि कस्टमर कितना प्रोडक्ट खरीदेंगे। सो जो बिजनेस परचेज कर रहे हैं किसी भी फॉर्म से, वो किस पे डिपेंड करता है कि कस्टमर कितनी डिमांड करते हैं। अगर कस्टमर की डिमांड ज्यादा होगी तो इसका मतलब बिजनेस को ज्यादा प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से वो ज्यादा प्रोडक्ट खरीदेगा, रॉ मटेरियल खरीदेगा। सो बिजनेस की डिमांड किस पे डिपेंड करती है, एक डिराइव्ड डिमांड है जो बाकी जो कस्टमर्स की डिमांड है उस पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट इज इनइलास्टिक डिमांड, कि हमारे साथ क्या होता है कि प्रोडक्ट के प्राइस में बहुत कम चेंज, छोटा सा चेंज भी आता है ना, कि अगर वो 10 रुपए से 12 रुपए का हो गया तो भी हमारे जो बाइंग है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, इलास्टिसिटी होती है। बट हमारे बिजनेसेस में ऐसा नहीं होता है कि अगर वो 1000 यूनिट रॉ मटेरियल की खरीद रहे हैं, अगर रॉ मटेरियल में थोड़ा सा प्राइस में चेंज आ गया तो ऐसा नहीं है कि वो वहां से लेना बंद ही कर देंगे। उनकी जो डिमांड होती है वो इनइलास्टिक होती है, इतना ज्यादा इम्पैक्ट उस पर नहीं पड़ता है। फ्लक्चुएटिंग डिमांड, इन इलास्टिक होती है बट फ्लक्चुएटिंग होती है। फ्लक्चुएटिंग इन द सेंस कि अगर हमारे मार्केट में डिमांड ज्यादा है तो वो ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे, कम है तो कम बनाएंगे। सो उनकी डिमांड जो है वो फ्लक्चुएट करती रहती है मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज ज्योग्राफिकली कंसंट्रेटेड बायर, कि हमारे जो बिजनेसेस के बायर होते हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि क्योंकि हमने देखा कि उसमें बहुत कम बायर्स होते हैं। सो जो हमारे बायर्स होते हैं वो ज्योग्राफिकली क्या होते हैं, कंसंट्रेटेड होते हैं, कि कुछ नॉर्थ से हैं, कुछ साउथ से हैं, और वही है, हम उन्हीं को सेल करते हैं। हमारे कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। एंड देन डायरेक्ट परचेजिंग, कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन परचेज करती है तो उसकी परचेजिंग क्या होती है, डायरेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा एक कस्टमर परचेज करता है तो क्या है, बिजनेस ने बनाया, उसने होलसेलर को दिया, होलसेलर ने एजेंट को दिया, एजेंट ने रिटेलर को, देन फाइनली कस्टमर को वो प्रोडक्ट मिलता है। सो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट परचेजिंग नहीं कर रहे। बट एक अगर बिजनेस परचेज करता है तो जहां से वो ले रहा है डायरेक्टली वो बिजनेस ही परचेज करेगा, उसके बीच में कोई भी होलसेलर रिटेलर्स नहीं आते हैं। ये ज्यादातर क्या करते हैं, डायरेक्ट परचेजिंग करते हैं। नाउ बाइंग सिचुएशन, कि एक बिजनेस कैसे कैसे बाय कर सकता है, स्ट्रेट रीबाय कर सकता है, मॉडिफाइड रीबाय कर सकता है, न्यू टास्क रीबाय कर सकता है। यहाँ स्ट्रेटेजिक नहीं स्ट्रेट आएगा, स्ट्रेट रीबाय। स्ट्रेट रीबाय का मतलब क्या है कि पहले जैसे उसने ऑर्डर दिया था, फॉर एग्जांपल पिछली बार उसने 1000 यूनिट मंगाई थी, उसने लिख रखा था किस क्वांटिटी, किस क्वालिटी, किस साइज, सब कुछ लिखा था, वैसा का वैसा ऑर्डर दोबारा चाहिए, डुप्लीकेट ऑर्डर हमें चाहिए। वो हमारे क्या होता है, स्ट्रेट रीबाय, यानी कि दोबारा हम स्पेसिफिकेशंस नहीं देते हैं, जैसा पिछला ऑर्डर था डिट्टो वैसा का वैसा ऑर्डर हमें दोबारा चाहिए होता है, वो हमारा स्ट्रेट रीबाय होता है। देन नेक्स्ट होता है मॉडिफाइड रीबाय। मॉडिफाइड का मतलब अब हम उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, यानी कि पहले बार जो था वैसा है बट उसमें कुछ चेंजेस है, यानी कि क्वालिटी थोड़ी चेंज हो गई, क्वांटिटी थोड़ी चेंज हो गई। पहले हमने 1000 ली थी, अब हमें 1500 लेनी है क्योंकि ज्यादा डिमांड है, या फिर हमारा जो साइज है उसका कुछ चेंज हो गया, सो हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं। स्ट्रेट रीबाय जो होता है वो सबसे सिंपल होता है, उसमें ज्यादा डिसीजन हमें नहीं लेने होते, बट मॉडिफाइड में उससे ज्यादा डिसीजन लेने होते हैं क्योंकि हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं। एंड न्यू टास्क ऐसा होता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट टाइम बाय कर रही होती है, सो उसे क्या करने होते हैं, नंबर ऑफ डिसीजंस लेने होते हैं। ये सबसे कॉम्प्लेक्स होती है सिचुएशन जहां पे हम फर्स्ट टाइम बाय कर रहे हैं, सो हमें बहुत एक अच्छा सा फॉर्म बनाना होता है जिसमें हर चीज स्पेसिफाई करनी होती है, और हमारी इसके लिए एक प्रोफेशनल टीम डिजाइन की जाती है जो बाइंग करती है। नाउ पार्टीज इन्वॉल्व, कि कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व होती है जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन बाय करती है। सो सबसे पहले इनिशिएटर्स, जो ये इनिशिएट दिखाते हैं कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट की रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। देन यूजर्स, ये जो यूजर्स जो वो रॉ मटेरियल आएगा उसे कौन यूज करेगा, कौन उस पर वर्क करेगा, वो हमारे यूजर्स होते हैं। और ज्यादातर टाइम क्या होता है कि हमारे जो यूजर्स हैं वही क्या करते हैं, इनिशिएट लेते हैं, तो वही हमारे इनिशिएटर्स भी हो जाते हैं। इन्फ्लुएंसर्स, इन्फ्लुएंसर्स कौन होते हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी डिसीजन मेकिंग को कि क्या हम उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, रॉ मटेरियल को लेना है या नहीं लेना। उसमें जितने भी जो जो चीजें अफेक्ट करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं, वो हमारे किसके अंदर आ जाते हैं, इन्फ्लुएंसर्स। देन डिसाइडर्स, डिसाइडर्स कौन होते हैं, जो ये डिसाइड करते हैं कि हाँ हमें क्या लेना है
है क्या नहीं लेना है, वो हमारे क्या होते हैं, डिसाइडर्स होते हैं, जो फाइनली डिसाइड कर देते हैं कि हाँ हमें इतनी क्वांटिटी का रॉ मटेरियल खरीदना है। देन अप्रूवर्स, अप्रूवर्स ज्यादातर हमारी टॉप मैनेजमेंट ही होती है, जो हमें फाइनली साइन करके अप्रूव करके ये देती है कि अब आप खरीद सकते हो, एक ऑर्गेनाइजेशन उसे परचेज कर सकती है जो डिसाइडर्स ने डिसाइड किया है। देन बायर्स, जो एक्चुअल में परचेज करके लेके आते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खरीद कर लेके आते हैं। एंड गेट कीपर वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो बाकी सप्लायर्स को, फॉर एग्जांपल मेरा एक बिजनेस है और आप अगर उसके सप्लायर हो तो आप वो गेट कीपर हो जो चाहता है कि बाकी जो सप्लायर्स हैं वो मेरे पास ना आ जाएं ताकि मैं आपको छोड़ के उनसे ना खरीद लूं। सो जो बाकियों को रोकता है एंट्री करने में एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या होते हैं, गेट कीपर्स। नाउ स्टेजेस इन बाइंग प्रोसेस, कि बाइंग प्रोसेस की क्या क्या स्टेजेस होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की। तो सबसे पहले क्या होती है, प्रॉब्लम रिकॉग्निशन होता है कि ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रॉब्लम फेस कर रही होगी तभी तो उसे रॉ मटेरियल की जरूरत होगी। प्रॉब्लम इन द सेंस कि उसे और प्रोडक्टिविटी करनी है बट उसके पास रॉ मटेरियल नहीं है इसीलिए उसे परचेज करना है, या फिर न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है तो उसके लिए न्यू मशीनरी चाहिएगी इसलिए परचेज करना है, न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनानी है तो उसके लिए कुछ नया चाहिए तो परचेज करना है। तो आपको सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना होता है कि आपकी प्रॉब्लम रिकॉग्निशन आप करो कि किस चीज के लिए आपको वो रॉ मटेरियल परचेज करना है। सेकंड इज जर्नल नीड डिस्क्रिप्शन, अब आपको पता चल गया कि इस कारण से हमें परचेज करनी है। अब आप डिफाइन करते हो कि जर्नल जो बेसिक चीजें वो डिटरमाइन करते हो कि इस क्वांटिटी और इस क्वालिटी का हमें चाहिए, वो जर्नल नीड आप डिस्क्रिप्शन कर देते हो कि ये प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल कि हमें क्या चाहिए, अगर हम परफ्यूम की कंपनी तो इस रोज फ्रेग्रेंस हमें चाहिए और इस क्वांटिटी में चाहिए, ये जर्नल नीड डिस्क्रिप्शन है। देन हम क्या करते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशंस डिटरमाइन करते हैं कि प्रोडक्ट की एक एक चीज स्पेसिफाई करते हैं कि किस क्वालिटी में होना चाहिए, किस क्वांटिटी में होना चाहिए, कितना होना चाहिए, हर चीज को हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, उसकी हर एक स्पेसिफिकेशंस को डिटरमाइन करते हैं। सो हम उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस देते हैं कि उसका क्या साइज होगा, क्या क्वालिटी होगी, क्या क्वांटिटी होगी, हर चीज डिटरमाइन करते हैं। देन हम क्या करते हैं, सप्लायर सर्च, कि हम खरीदेंगे किससे, कितने सप्लायर मार्केट में अवेलेबल हैं, कौन उनमें से अच्छा सप्लायर है, कितने से हम सप्लाई कर सकते हैं, हमारे अकॉर्डिंग कौन फिट बैठता है। सो हम सप्लायर की सर्च करते हैं कि मार्केट में कितनी कितनी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसे प्रोडक्ट बनाती हैं जिनसे हम सप्लाई करवा सकते हैं। देन प्रपोजल सॉलिसिटेशन, इसका मतलब क्या होता है कि जो आपके सप्लायर्स हैं, आपको पता चल गया कि ये 10 सप्लायर्स हैं जिनसे हम खरीद सकते हैं, अब उनसे क्या करते हो, आप प्रपोजल रिसीव करते हो, यानी कि वो आपको क्या भेजते हैं, प्रपोजल भेजते हैं कि उनके पास कितनी क्वांटिटी है, कितनी क्वालिटी है, किस साइज के हैं, कैसे उनका मींस फीचरिंग है, सब कुछ हमें डिटरमाइन करते हैं, किस प्राइस पे वो हमें देंगे, सारी चीजें प्रपोजल में लिखी होती हैं। उन प्रपोजल की जो होती है ना, कि आपको प्रपोजल जो मिला, कई बार तो हमें क्या मिल जाता है कि सीधा एक फॉर्म में आ गया प्रपोजल, हमने दे दिया। कई बार कुछ ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, उनकी प्रेजेंटेशंस देती हैं ताकि वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। उनके कुछ मैनेजर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, वो हमें क्या करेंगे, प्रेजेंटेशंस देंगे, ओरल प्रेजेंटेशंस देंगे, कुछ रिटर्न फॉर्म्स देंगे, रिपोर्ट्स देंगे, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उन्हें बेटर स्टडी कर सकते हैं। देन प्रपोजल्स की स्टडी करके हम क्या करते हैं, फाइनली एक सप्लायर को सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमें इससे खरीदना है जो बेस्ट फिट हमारे लिए बैठ रहा होगा, जिसमें हमारे सबसे ज्यादा बेनिफिट्स होंगे और कॉस्ट हमारी कम होगी। उसको हम क्या दे देते हैं, ऑर्डर दे देते हैं, ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशन के थ्रू, कि हमने जो सप्लायर सेलेक्ट किया है उसे हमने ऑर्डर दे दिया कि आप इतनी क्वांटिटी हमें सेंड कर देना। उसमें हम ये सब डिफाइन कर देते हैं कि किस दिन चाहिए है, किस टाइम डिलीवरी होगी, कैसे डिलीवरी होगी, क्या कॉस्ट होगी, किस प्राइस पे, किस क्वांटिटी, सब कुछ उस ऑर्डर के अंदर लिखा होता है। एंड देन फाइनली हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस रिव्यू करते हैं कि और ऑर्डर जब हमारा मिलता है तो हम क्या चाहते हैं, हमारा ऑन टाइम ऑर्डर होना चाहिए और बिना किसी एरर का ऑर्डर होना चाहिए। एंड लास्ट हम क्या करते हैं, सब रिसीव करने के बाद हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस रिव्यू करते हैं कि क्या हमारा जो सप्लायर हमने सेलेक्ट किया था उसने बेस्ट हमें डिलीवर किया है, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट थी वैसा डिलीवर किया है या नहीं, उसका रिव्यू करते हैं। अगर हमारा फेवरेबल रिव्यू होता है तो हम फ्यूचर में भी उससे रिवाई करते हैं, अदरवाइज हम स्विच कर जाते हैं किसी और सप्लायर पे। तो ये क्या थी हमारी स्टेजेस इन बाइंग प्रोसेस। आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।